दोस्तों आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से हम गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी को डिस्कस करने वाले। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से कुछ बड़ी यहाँ पे बातें कही गई अदानी ग्रुप को लेकर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। धारावी का प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी योजना है अदानी ग्रुप की। क्या ये प्रोजेक्ट धारावी का मिलने वाला है अदानी ग्रुप को या फिर इनके हाथ से छीन जाएगा? इस समय अदानी ग्रुप को बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी मिल रहा है। इंटरनेशनल जो बैंक है वो अदानी ग्रुप के साथ खड़ी है। इसके अलावा जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है वो भी अदानी ग्रुप पे भरोसा कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि जीक्यूजी पार्टनर ने एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद अब मार्क मोबियस ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल कचरा थी, उसको डस्टबिन में डाल देना चाहिए था। यानी उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई जिसकी देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी ही बातें कही थी जो पहले से पब्लिक डोमेन में थी, कुछ नई बात नहीं बताई। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर अदानी पावर की बात करें तो 189 पर आज क्लोजिंग थी 0.26% की तेजी के साथ में। तो अदानी पावर में आज पॉजिटिव क्लोजिंग देखी, जबकि बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। आज देख सकते हो कि शुरुआती गिरावट के साथ हुई और भारी गिरावट हुई। बीएसई सेंसेक्स में 1000 पॉइंट की भारी गिरावट हुई और इसके पीछे वजह है आईटी इंडेक्स, स्पेशली इन्फोसिस बहुत ज़बरदस्त गिरा करीब 12% और इस वजह से माहौल बिगड़ा। अंत में बाजार रिकवर भी हुआ और 500 पॉइंट की गिरावट के साथ में क्लोजिंग दिए और इसका असर यहाँ पे अदानी विल्मा में देखने को मिला। अदानी विल्मा लिमिटेड 406 पर क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 0.97% की गिरावट थी। तो एक जगह पे तेजी थी, एक जगह गिरावट थी। अब जैसे कि देख सकते हो कि धारावी का प्रोजेक्ट है जो इस समय अदानी ग्रुप को मिला टेंडर के माध्यम से, लेकिन अब बहुत सारे सवाल उठ रहे और जो पुराने इसके बिडर थे जिनको ये प्रोजेक्ट मिला था वो कोर्ट में चले गए। तो सबसे पहले जब 2018 में जब इसका ग्लोबल टेंडर निकाला गया था उस समय यूएई बेस्ड कंपनी सेकलिंक ने हाईएस्ट बिडर के रूप में ये उभरे थे और उनको ये मौका मिला था धारावी के रीडेवलपमेंट का। लेकिन उसके बाद में देखें तो वहाँ पे सरकार चेंज हो गई और उसके बाद में ये सारा टेंडर था वो पूरा खटाई में पड़ा गया। और उसके बाद में जब फिर से नई सरकार बनी उन्होंने फिर से नया टेंडर लाया और उसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार जो टेंडर की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव किए गए और ऐसे कुछ इसके अंदर नियम जोड़े गए जिसके तहत वो जो दुबई की कंपनी थी वो इस बिडर की प्रक्रिया से बाहर निकल गई। सबसे बड़ी बात है कि ये टेंडर निकलने के बाद सरकार की तरफ से जो एक पैक्ट साइन किया गया स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेलवे लैंड अथॉरिटी डेवलपमेंट की तरफ से, और एक 45 एकर्स की जो ज़मीन थी माटुंगा और दादर के बीच में, वो ज़मीन टेम्पररी जो स्लम्स के लोगों के लिए वहाँ पे रहने के लिए उनकी व्यवस्था करने के लिए उसको ज़मीन को यहाँ पे अलॉट किया गया था। लेकिन उसके बाद में सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया और उसके बाद में वो सारा का सारा मामला था वो खटाई में पड़ गया और उसके बाद में वो टेंडर भी था जो आप देख सकते हो ख़त्म हो गया। फिर नई सरकार बनने के बाद नया टेंडर जो लाया गया उसको चैलेंज किया गया कोर्ट के अंदर सेकलिंग की तरफ से और उन्होंने इसके ऊपर स्टे लगाने के लिए कहा है। लेकिन जब सबसे बड़ी जो ट्विस्ट आया उसमें आप देख सकते हो कि जो नियम बदले गए उसके बाद में सेकलिंग खुद ही यहाँ से इस टेंडर प्रक्रिया से बाहर हो गए। क्योंकि आप देखें जो पहले का पुराना टेंडर था उसमें जो बिडर्स थे उनके लिए ये था नियम में कि 6 मिलियन स्क्वायर फीट का पिछले 7 साल में उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया कहने के बाद उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन अब उसको बढ़ा के देखें तो 25 मिलियन स्क्वायर फीट कर दिया गया। यानी इतने 25 मिलियन स्क्वायर फीट का अगर उन्होंने एक्सपीरियंस है 7 साल में उन्होंने इतना अगर कंस्ट्रक्शन किया तभी उनको ये बिड के अंदर मौका मिल सकता है। इसके अलावा जो बिडर्स है उनके पास 10,000 करोड़ कैश होना चाहिए। इसके अलावा इक्विवेलेंट्स 20,000 करोड़ का होना चाहिए। तो ये जो सारे नए नियम लाए गए जिसके तहत सेकलिंग और ही इस बिल्ड से बाहर हो चुके हैं। और यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप 5,069 करोड़ में इस बिड को जीते हैं और अदानी ग्रुप के पास ये मौका आ गया। लेकिन इसमें इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि अदानी ग्रुप के लिए ही नियमों में बदलाव किया गया ताकि सेकलिंग बाहर हो जाए और सीधा ये अदानी ग्रुप को ये डील मिल जाए। तो लगातार विरोध हो रहा है कि अदानी ग्रुप को ये डील न दी जाए, ये बिड उनकी कैंसिल की जाए। क्या ये आगे मुमकिन है? क्या अदानी ग्रुप ही इसका रीडेवलपमेंट करेंगे? ये देखना होगा आने वाले समय में। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। फिलहाल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वाशिंगटन में है और वहाँ पे उन्होंने एक मीटिंग के दौरान एक बड़ी बातें कही है। उनसे पूछा गया था अदानी ग्रुप के मामले में, तो उन्होंने वहाँ पे इसका जवाब दिया है। उनका कहना है कि हमारी जो सरकार है कंपनियों से एक डिस्टेंस बना के रखती है, उनके कामकाज में किसी प्रकार की दखल अंदाजी नहीं करती है और अदानी ग्रुप का जो सारा मामला है वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के तहत है। 6 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, वो उसके ऊपर जांच कर रही है और जो भी वहाँ पे उसमें फैसला हो जाएगा
क्या भी इसके अंदर कुछ कमी है, तो वो सारी बातें निकल के आएगी। जो यूएस की जो शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की थी, उसके बाद में सेबी भी इसकी जांच कर रही है और सेबी अपनी जांच रिपोर्ट है वो 6 सदस्यों की कमेटी के सामने सौंप देगी। तो जो भी है मैटर क्लियर हो जाएगा। सेबी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका कहना है कि सेबी के पास वो सारे के सारे अनुभव है कि वो इसके आराम से जांच कर सकते हैं और जो भी इसके अंदर कोई कमियां होगी तो उसको भी उजागर कर लिया जाएगा। तो इस मामले में सरकार अपना कोई रोल अदा नहीं करेगी। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि सरकार हमेशा कंपनियों से डिस्टेंस बना के रहती है, उनके कामकाज में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं है। तो ये बड़ा बयान दिया गया है वॉशिंगटन में, जहाँ पे समझ सकते हो कि जहाँ से रिपोर्ट निकल गया है उसके बाद में वहाँ पे इस करारा जवाब एक तरह से दिया गया है हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को। और ऑलरेडी पहले से उनको तो झटका लग चुका है, जब मार्क मोबियस ने कहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो बिल्कुल कचरे की पेटी में डालने लायक है, उसमें कुछ दम ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही जो पब्लिक डोमेन में बातें थी उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया और कुछ नहीं किया। और जो कह रहे कि हमने रिसर्च किया, वो बात पूरी तरह से एक तरह झूठी साबित होती है। उन्होंने सिर्फ अपने शॉर्ट सेल के फायदे के लिए सारी रिपोर्ट पेश की थी। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1.5 महीना निकल चुका है, सेबी की रिपोर्ट फाइनल पहुंच जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट के पास और जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर फैसला दे सकते हैं, पूरा मामला क्लियर हो सकता है। और इससे पहले भी अदानी ग्रुप ने अपनी तरफ से क्लियर कर लिया गया है कि जिस तरह से 20,000 करोड़ का जो हिसाब हो जाए उसको भी बता दिया गया। और लगातार जो कहा जाए कि चाइना का है, उनके इन्वेस्टमेंट है उनकी कंपनी में, तो उसका भी क्लियरिफिकेशन आ जाएगा, वो चाइना के नहीं बल्कि ताइवान के नागरिक है। तो ये बातें धीरे धीरे क्लियर हो चुकी है, अब इसको ज़्यादा मामले को खींचने से कोई मतलब रहा नहीं है। अब जैसे कि गौतम अदानी को तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत भारी नुकसान हुआ, लेकिन उनके जो भाई है, यहाँ पे देख सकते हो कि विनोद अदानी, उनकी नेटवर्क में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि गौतम अदानी के जो भाई है, बड़े भाई विनोद अदानी, उनकी जो एज 74 ईयर की है और वो दुबई में रहते हैं। और आप देख सकते हो कि दुबई से वो कारोबार करते हैं, लेकिन जो स्थायी तौर पर वो सिंगापुर के निवासी है। और 1976 में वो मुंबई से टेक्सटाइल मिल की नींव रखी थी। उसके बाद में वो 1989 में सिंगापुर गए और वहाँ से फिर 1994 में वो दुबई में रह रहे और तब से वो दुबई में है और उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया। विनोद अदानी को ट्रेडिंग का दिग्गज माना जाता है और अदानी ग्रुप में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। हाल ही में ये जानकारी सामने आई कि जिसमें कहा गया कि विनोद अदानी के कंट्रोल वाली देख सकते हो एडवेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड में अंबुजा सीमेंट और एसीसी का जो अधिग्रहण किया है, वो भी उस कंपनी का कंट्रोल विनोद अदानी के पास में। और आप देखो विनोद अदानी समूह कंपनियों के प्रमोटर के ग्रुप में हिस्सेदार है, यानी अदानी ग्रुप की जो कंपनियाँ उसमें वो प्रमोटर में वो भी शामिल है। उनके ऊपर काफ़ी इल्जाम लगा थे कि उन्होंने शेयरों की प्राइस में हेरफेर किया है। सबसे बड़ी बात है कि जो IFL हरून की इंडिया रिच जो शामिल की गई है, उस इंडिया के रिच रील लिस्ट में देखें तो भारत के सबसे बड़े वो अमीर NRI है, इस लिस्ट में वो सबसे ऊपर है। उनकी कुल संपत्ति की बात करें तो 1,69,000 करोड़ के आसपास उनका नेटवर्थ है। वही जो फोर्ब्स की तरफ से जारी लिस्ट है उसमें अदानी के पास करीब 10.1 अरब डॉलर की संपत्ति का कहा जा रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के पास गौतम अदानी की जो संपत्ति है 127 अरब डॉलर के आसपास थी, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो उनकी संपत्ति है वो 47 अरब डॉलर तक पहुँच गई है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ तो गौतम अदानी ने गंवाया लेकिन उनके भाई ने कमाया। विनोद अदानी ने पिछले एक साल में 38% का अपनी संपत्ति में इजाफा किया। 2021-22 में उनका नेटवर्थ 37,400 करोड़ के आसपास था। बीते हर दिन में करीब उन्होंने 102 करोड़ रोज कमाया। तो आप देख सकते हो कि उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है, भले ही गौतम अदानी की संपत्ति में कमी आई हो, लेकिन उनके भाई ने जम के पैसा कमाया। तो कुल मिला के देख सकते हो अदानी ग्रुप के लिए मुसीबतें काफ़ी कम हो रही है और आने वाले समय तेजी का दौर भी आ सकता है, लेकिन वेट करना होगा। आगे हमें सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना होगा, क्या फैसला उनका आता है, उसके बाद में आगे की रणनीति तय हो सकती है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।